नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों का जवाब भी देते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप पूछे, चाहे वो नॉन एग्री मार्केट से रिलेटेड हो या एग्री मार्केट से रिलेटेड हो। अपना नाम, अपने शहर का नाम और फिर अपने कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल पूछे। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आज बात हम करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि यहाँ पर अच्छी तेजी दिख रही है। गोल्ड का फरवरी वायदा देखिए 53,400 रुपये के ऊपर टिका हुआ है। चांदी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 1.5% तक की तेजी है, 64,400 रुपये के ऊपर। बीरेन जी, क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर में अच्छी मजबूती दिख रही है? इन स्तरों पर क्या सलाह है? गोल्ड और सिल्वर के जो बायर होंगे, जो ट्रेडिंग का जिनका व्यू है, उनके लिए क्या सलाह दे रहे हैं? मार्केट ने ऑयल के स्टेटमेंट को शायद ओवर रिएक्ट करा है। दूसरी यहाँ जो प्लेबुक है वो चाइना कोविड अनलॉकडाउन की है, जिसका सिल्वर को शायद थोड़ा ज़्यादा फायदा मिलेगा टेम्पररी। तो मैं फिलहाल इस तेजी को फॉलो करना नहीं प्रेफर करूंगा, स्पेशली गोल्ड में। सिल्वर में शॉर्ट टर्म शायद किसी को अगर बाय करना है तो कोई डिप्स पे कर सकते हैं। सिल्वर की फिलहाल की जो रेंज रहेगी वो 62,500 6,500 से 65,500 की रहेगी। गोल्ड की जो रेंज रहेगी फिलहाल वो 52,500 53,500 की रहेगी। यानी यहाँ पर गिरावट पर खरीदारी की राय बीरेन जी की तरफ से आ रही। रवि जी, आपको क्या लगता है, आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के जो ट्रेडर्स हैं उनको? जरूर से थोड़ा बहुत कल नॉन फार्म के डेटा है तो थोड़ा वोलेटिलिटी नॉन फार्म के डेटा के बाद बढ़ेगी। एंड सबसे ज्यादा चीज है कि 10540 के करीब डॉलर इंडेक्स चल रहा है, तो थोड़ा बहुत अभी भी थोड़ा वैक्यूम है। बट आई थिंक एक लिमिटेड अपसाइड के लिए आपको गोल्ड में बाय करना है। सिल्वर भी एक स्ट्रांग है, हालांकि गोल्ड में मुझे लग रहा है कि 53,410 के एक लेवल है, वो काफी अहम रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस के करीब ही आज ट्रेड करके नीचे आया है। तो ये एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी के दौर पे इंट्राडे में देखना है। 53,280 के लेवल के ऊपर एक बार सोना फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट बाय करके चलना है। स्टॉप लॉस 53,040 का लगा है। अपर साइड 53,600 तक के लेवल्स इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। अगर 600 के करीब आता है तो एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। सिल्वर में बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना है। 64,000 के करीब अगर मिलता है तो सिल्वर में बाय करें। 63,700 के स्टॉप लॉस के साथ 64,800 तक के लेवल आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। कल इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा टाइम करेक्शन होगा, बट लोअर लेवल पे बाइंग का रिकमेंडेशन मैं भी दूंगा। वहां पे मुझे लग रहा है कि और आधे से 1% तक की तेजी आज इवनिंग में फिर से देखने को मिल सकती है। तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर को लेकर लिए, ट्रेडिंग व्यू है। चलिए, अब क्रूड की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्रूड के लिए जो आने वाला हफ्ता है वो काफ़ी अहम होगा। हालांकि 4 दिसंबर को बैठक होगी ओपेक प्लस के, उसके बाद यूरोपियन यूनियंस की तरफ से रूस के क्रूड ऑयल पर जो पाबंदी है वो भी टाइमलाइन वो प्रभावी 5 दिसंबर को होने वाली है। G7 देशों का जो प्राइस कैप है वो भी लागू होना है। इन तमाम फैक्टर्स के बीच में बीरेन सर, क्या लग रहा है, कच्चे तेल की चाल किस तरह की रहेगी और क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? क्या ऑप्शंस के जरिए रहें या अभी ट्रेड ना करें इन मौकों से पहले, इन खबरों से पहले? टेम्पररी बाय किया जा सकता है, स्पेशली चाइना रीओपन की बात अब जोरों से फिनेंशियल मीडिया में चल रही है और चाइना ने कुछ सिलेक्टिव ईजिंग दिखाया भी है। अपने पैराडिम शिफ्ट वहां थोड़ा दिख रहा है। तो अराउंड 6,500 हम क्रूड बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 632030 का होना चाहिए। अपसाइड ऑब्जेक्टिव हम 6,700 के आसपास का रख सकते हैं। 3-4 दिन का नजरिया है। कल नॉन फार्म पेरोल है तो शायद मार्केट में बाउंस मिल सकता है, और जहां तक ओपेक की मीटिंग खत्म नहीं होगी तब तक इसमें डाउन साइड रिस्क थोड़ा लिमिटेड है। चलिए, अब कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ कई दर्शकों के सवाल आ चुके हैं। क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर इनको राय चाहिए। रवि जी, क्या सलाह देंगे क्रिश को कॉपर में? कॉपर में अभी भी मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा मुझे कन्विक्शन कम दिख रहा है। हालांकि मुझे जिंक है वो बेस मेटल में पसंद है अकॉर्डिंग टू द डेटा, अकॉर्डिंग टू द इन्वेंटरीज। बट फिर भी ये जो डॉलर इंडेक्स की गिरावट है, चाहे
चाइनीज रीओपनिंग की थीम है, शायद थोड़ा बहुत और यहाँ पे प्ले आउट हो सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लग रहा है कि कॉपर में 684 685 के करीब अगर आता है तो वहां पे बाई करें। स्टॉप लॉस 678 का लगा है। अपर साइड एक लिमिटेड 692 तक के लेवल दिखने चाहिए। मेरे हिसाब से जिंक एक अच्छा ऑप्शन है, 269 के करीब प्राइसेस चल रहा है, इसको बाय कर ले 265 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर सिर्फ आपकी कॉपर पे ही आपका मींस की पसंद नहीं है और आपको प्रॉफिट लेना है तो मेरे हिसाब से वहां पे 275 तक के लेवल जिंक में आते हुए दिख सकते हैं। तो मुझे कंपैरेटिव वहां पे कन्विक्शन ज्यादा है, कॉपर थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। ओके, चलिए अब अगले दर्शक हैं शिव शंकर बंसल है दिल्ली से। ये जानना चाह रहे कि चांदी नीचे में कहां तक आ सकती है, अगर किसी को एंट्री करना है तो किन स्तरों पर एंट्री करनी चाहिए वीरेंद्र सर? यहाँ 5200 6200 62,500 के आसपास बाई किया जा सकता है। ये शॉर्ट टर्म व्यू है मेरा। पोजिशनली तो सिल्वर में मैं कैश एंड कैरी यानी फिजिकल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन प्रेफर करता हूँ। वैसे भी अभी फिजिकल सिल्वर काफी सस्ता मिल रहा है, डिस्काउंट में है, तो अगर किसी को कैरी ट्रेड करना है तो फिजिकल बाय करके फ्यूचर्स सेल करे तो 15% समथिंग आर्बिट्रेज मिल जाता है। अगले दर्शक है देवेंद्र है इंदौर से। ग्वारगम में क्या करना चाहिए? रवि जी, ग्वारगम में क्या करना चाहिए देवेंद्र जी को? गुआरगम में थोड़ा टाइम करेक्शन जोन में प्राइसेस चल गए, तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा और टाइम करेक्शन होगा। प्राइस करेक्शन आई थिंक हायर लेवल से ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा डाउन साइड यहाँ से आपको 12,300 12,280 के करीब मिल जाए तो एक बार 12,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेके बाय कर सकते हैं। अपर साइड मुझे लग रहा है कि 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में फिर से 13,000 तक के लेवल अप्रोच होने चाहिए, वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। बट गुआरगम में अभी भी कन्विक्शन मुझे लग रहा है थोड़े डीप पे बाय करे तो एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। ओके, अगले दर्शक है नरपत वोड़ा हैं राजस्थान से। ग्वार की रिपोर्ट चाहिए इनको। ग्वार को लेकर आपका अनुमान क्या कह रहा है? क्या ग्राउंड को लेकर क्या रिपोर्ट है वीरेंद्र सर? ग्राउंड में इनिशियली जो बात लास्ट अगस्त सितंबर में हो रही थी कि फसल काफी बड़ी है, 1.25 करोड़ बोरी की कुछ बात थी। अब लोग 80-90 समथिंग की बात कर रहे हैं। बट इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल तो ये फंडामेंटल से डिस्कनेक्ट हो गया है। एक दिन अपर सर्किट, दूसरे दिन लोअर सर्किट, तो ये कमोडिटी फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं इसमें कोई व्यू नहीं रखता हूँ। ओके, ग्वार पर आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है रवि जी? जरूर से वहां पे प्रोडक्शन के एस्टिमेट इंडस्ट्री और से हो या गवर्नमेंट की ओर से हो, काफी चेंजेस हो रहे हैं। पहले 80 से स्टार्ट हुआ था, 150 तक गया, फिर से 150 से 80 तक। तो आई थिंक जब तक ये फसल आ नहीं जाती तब तक मुझे लग रहा है कि ये जो न्यूज आ रहे हैं तो उसको शायद अवॉइड करके आपको थोड़ा फंडामेंटल पे ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक सेंटिमेंटल थोड़ा बहुत डिप हुआ क्योंकि क्रूड के प्राइसेस हायर लेवल से गिर गए थे। अभी थोड़ा क्रूड के साथ उसको कोरिलेट करके चले तो मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड, लिमिटेड अपसाइड वहां पे मिल सकता है। बट 6500 के ऊपर गुआर सीड एंड 14,000 के ऊपर गुआरगम में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। तो कोई भी उछाल आता है, कोई भी अच्छा उछाल मिलता है तो एक बार फार्मर्स को अपना पोजीशन लिक्विडेट हायर लेवल पे कर लेना चाहिए। चलिए अब अगले दर्शक है प्रशांत है आसनसोल वेस्ट बंगाल से। इनके पास जिंक है 144 लॉट 258 रुपए में। क्या करना चाहिए वीरेंद्र सर? 258 की बाइंग है, लॉन्ग पोजीशन है 144 लॉट, क्या करें? अभी तो इन द मनी है, उनको पैसा मिल भी रहा है। जो बाय पोजीशन है उसमें अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रख सकते हैं। मीडियम रिस्क ट्रेडर है तो 265 का एसएल रख सकते हैं। पोजीशन मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंडियन मेटल मार्केट रिलेटिवली शेलो बन गए हैं और एलएमए में भी वॉल्यूम आजकल काफ़ी शेलो बन गए हैं मार्च के बाद। तो ये देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वॉल्यूम पे कंट्रोल होना चाहिए। ओके, अगला जो उनका सवाल है प्रशांत जी का, ये अगला सवाल एल्युमिनियम को है। 111 लॉट है इनके पास 205 रुपए 20 पैसे में, ये भी बाई कॉल है। इसमें क्या करना चाहिए वीरेंद्र सर एल्युमिनियम में? एल्यूमिनियम में सप्लाई की शॉर्टेज है थोड़ी, और अगर चाइना लॉकडाउन खुल जाता है, रीओपन होता है, तो सबसे ज़्यादा फायदा इसको होगा, क्योंकि ये ऑटो सेक्टर की अहम मेटल है, कंस्ट्रक्शन में भी अहम मेटल है, और यूरोप में प्रोडक्शन
सिटी 50 साल की लो पे है, तो रनअप इसमें आ सकता है चाइना स्टोरी देखते हुए। एक और सवाल था इनका, रवि जी आप जवाब दे दीजिएगा। ये 444 लॉट इनके पास नेचुरल गैस शॉर्ट है 689 के भाव पर, क्या करना चाहिए इनको? आई थिंक काफी अच्छा पेशन और काफी अच्छा पेशेंस जो भी क्वेश्चन पूछा है उसमें है, क्योंकि इतना बड़ा लॉट लेके इतना बड़ा इन द मनी मीन्स आउट द मनी में लोग जल्दी निकलते हैं, इन द मनी में लोग रुकते नहीं। उसमें बेसिकली 100 पॉइंट का डिफरेंस अभी ऑलरेडी हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि ओलो ट्रेंड पॉजिटिव है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो आपके शॉर्ट अच्छे लेवल पे है तो मुनाफा बुक कर ले, एटलीस्ट आपके 20 to 30% लॉट ए प्राइस पे आप मुनाफा बुक कर ले। रेस्ट जो आपकी पोजीशन रहेगी उसको आप एक स्टॉप लॉस ध्यान में रखे माइंड में, वो 580 का जब तक क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर साइड ब्रेकआउट नहीं आता तब तक पोजीशन में बने रहे। बट मुझे लग रहा है कि मैक्स टू मैक्स 540 तक की डाउन साइड वहां पे दिखेगी। एक अच्छा रिकवरी आपको आज की इन्वेंट्री या नेक्स्ट की वीक की इन्वेंट्री के बाद देखने को मिलेगी। तो आई थिंक आप इन द मनी हो तो बुक करते चले। 540 के नीचे मुझे प्राइसेस नहीं दिख रहे, अगर 540 आता है तो आप सारी पोजीशन लिक्विडेट करके एक बार बाइंग साइड इतने ही लॉट से बैठ सकते हैं। ओके, एक और सवाल था इनका सिल्वर मिनी पर, 62,055 रुपए के भाव पे इन्होंने लॉन्ग कर रखा है, खरीद रखा है। रवि जी क्या करना चाहिए? भाव है 64,444 रुपए फरवरी के सिल्वर मिनी का, क्या करें? जितने क्वेश्चन है, जितनी पोजीशन और जितनी लॉट साइज है, शायद लग रहा है कि वो काफी अच्छी तरह नॉलेज लेके काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा और सारे पोजीशन में इतनी बड़ी पोजीशन हो तो सच होना वो भी एक अच्छा बात है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन, इतना बड़ा मुनाफा हो रहा है। आई थिंक अब अभी क्या करें, आप बाइंग पोजीशन पे होल्ड करें 63,800 के स्टॉप लॉस के साथ। आप अपनी बाइंग पोजीशन अभी बनाए रखें, 65,000 के करीब अगर प्राइसेस मिले तो वहां पे 50% पोजीशन बुक कर ले, और 65,500 पे मिले तो और 50% बुक कर ले। मुझे लग रहा है कि एक टॉप पे करीब है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 65,500 के करीब एक बार टॉप दिखा देगा। उसके बाद थोड़ा प्राइस करेक्शन फेड की मीटिंग के पहले आ सकता है। ओके, अब इनकी आखिरी पोजीशन थी जीरे पे थी, जीरा इनके पास है 24,111 के भाव पर, ये भी खरीद रखा है इन्होंने 155 लॉट। क्या करना चाहिए वीरेंद्र सर, जीरे में क्या करना चाहिए? आज अच्छी तेजी दिख रही है 2.25% के आसपास की, और इनके खरीद भाव से भी है करीब करीब 1,000 रुपए ऊपर है, क्या करना चाहिए इनको? जीरा में फिलहाल मार्केट स्पेस सपोर्ट ले रहा है, यहाँ भी वो सेम ही स्टोरी, प्लेबुक तो सिमिलर है चाइना रीओपन की। और कंपेयर टू अदर स्पाइसेस, जीरा में कैरी फॉरवर्ड बैलेंस थोड़ा टाइट है, लास्ट ईयर का फसल थोड़ा कम था, इसलिए फिलहाल मार्केट थोड़ा मजबूत रहना चाहिए। डिमेंड माल भी थोड़ा कम है इसमें, तो इसका स्टॉप लॉस हम 24,400 का रख सकते हैं। अपसाइड में यहाँ से 700-800 की गुंजाइश है। बट एक बात ध्यान में रखेंगे कि ये जो भी तेजी है वो लास्ट फेज ऑफ बुल मार्केट है, क्योंकि 13,000 का जीरा 26,000 होने के बाद अब और नई सीजन धीरे धीरे नजदीक आ रही है, तो लॉन्ग साइड में स्पेशली एग्जिट प्रॉफिटेबल रहे उस पे चौकन्ना रहना होगा। ओके, अगले दर्शक है नीरज हैं दिल्ली से, सिल्वर मिनी है इनके पास, 63,000 में इन्होंने सेल कर रखा है। फरवरी तक रेट नीचे आ सकता है क्या? क्या लग रहा है वीरेंद्र सर? 63,000, हालांकि आज अगर फरवरी का भाव देखें सिल्वर मिनी का 64,444 रुपए है, जो इनके खरीद भाव से करीब करीब 1,444 रुपए ऊपर है, क्या करना चाहिए? थोड़ा रुक सकते हैं और आगे एक बदला उनको फरवरी जब एक्सपायरी आएगी तब उनको आगे वो शिफ्ट हो सकते हैं, तो 1,600-1,700 ब्याज मिल जाएगा, तो एक बदले में से उनकी ये कॉस्ट शायद आ जानी चाहिए। बाकी वैसे तो सिल्वर सर्कुलर कमोडिटी है, मीन्स पिछले 3 साल में बहुत बार 60,000 आई है, बहुत बार 70,000 भी आई है। बट मैं जनरली इसमें सेल एंड होल्ड प्रेफर करता हूँ, बाय एंड होल्ड कम प्रेफर करता हूँ। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ पवन है हिसार से, 2023 के जनवरी तक का ग्वार सीड का आउटलुक जानना चाह रहे थे। रवि जी, 2023 जनवरी तक यानी अगले 2 महीने में क्या लग रहा है ग्वार सीड में?
गोवा सेट मुझे लग रहा है कि एक पर्टिकुलर जनवरी तक थोड़ा रेंज में रह सकता है। इतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़ा टाइम करेक्शन जोन में गया है, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस इन बिटवीन गोवा सीड है वो नीचे 5600 से लेके अपर साइड 6300 तक के प्राइसेस आपको दिखने चाहिए। तो अगर कुछ गिरावट मिलती है, थोड़ी शार्प डिप अभी यहाँ से और मिलती है और जनवरी तक का आपका आउटलुक है, तो 5600 के जितने करीब मिले एक बार आप गोवा सीड में लॉन्ग मींस के 2 से 3 महीने के लिए बाइंग पोजीशन बनाए, 5400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे और आपको 6300 से 6400 तक के प्राइसेस बिफोर जनवरी दिख सकते हैं। तो ये व्यू है आपके लिए ग्वार पर। रोहित गुप्ता है एमपी से, सोयाबीन पर राय चाहिए इनको। बीरेन सर, क्या लग रहा है सोयाबीन में यहाँ से? एक्सपोर्ट काफी अच्छा रहा है सोयाबीन का। लास्ट ईयर की तुलना में ऑलमोस्ट नियरली डबल एक्सपोर्ट रहा है। और प्राइसेस का जहां तक सवाल है तो प्राइसेस भी थोड़े स्टेबल रिकवर हुए हैं, अब थोड़े टॉपिश जोन में दिखते हैं। फिलहाल अगर चाइना रीओपन होता है तो सोयाबीन को भी थोड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ खली का स्टॉक काफी कम है। मीन्स हर एग्री प्रोड्यूस के स्टॉक चाइना में पोर्ट इन्वेंट्री काफी कम है, तो थोड़ा फायदा मिल सकता है। बट एक बात जरूर ख्याल में रखेंगे कि पिछले 2 साल जो तेजी हमने देखी थी, इसी तेजी रिपीट होने के चांस काफी कम है। ओके, चलिए अगले दर्शक हमारे साथ प्रमोद हैं एमपी से। जीरे का आउटलुक जाना चाह रहे थे अगले 2 महीने के लिए। 2 महीने में जीरा कहां तक जा सकता है रवि जी? मैं बीरेन जी ने आगे जब आउटलुक शेयर किया तब बात की थी कि अपने वो बुल रन के टॉप लेवल के करीब है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि आगे जाके यहाँ से और तेजी की गुंजाइश थोड़ी कम है, क्योंकि लास्ट ईयर से क्रॉप धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। एंड आई थिंक अगर जो सीजनलिटी भी अच्छी रही और मींस की बारिश नहीं हुई तो आई थिंक आपको अच्छी यील्ड भी दिखेंगी। तो जब अराइवल्स आएगी तो उसके बाद एक अच्छा शार्प ड्रॉप वहां पे देखने को मिल सकता है। मुझे 26,000 के ऊपर के चांसेस कम दिख रहे हैं, तो कुछ भी अगर 26,000 के करीब मिले और आपके पास अगर पुराना स्टॉक हो या फ्यूचर की पोजीशन हो तो एक बार लिक्विडेट करके साइडलाइन हो जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जनवरी फरवरी तक जब अराइवल चालू होगी 22,000 से लेकर 22,500 तक के लेवल्स आपको फिर से नीचे के साइड देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक जो प्रमोद हैं एमपी से, उनका सवाल सोया तेल को लेकर है और हमारे साथ राहुल चौहान भी जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं आई ग्रेन के। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर सोया तेल को लेकर क्या आउटलुक है, प्रमोद जी जानना चाह रहे हैं। सवाल मेरे से है सर? जी जी राहुल जी। सर सोया तेल में अभी देखिए, अभी कीमतें काफी टूटी हैं। पिछले 1 महीने से तेल बाजार शांत पड़े हैं। और जो अभी स्थिति है, मौजूदा स्थिति विदेशों में अगर आप देखते हैं तो अर्जेंटीना में जो एक स्पेशल डॉलर स्कीम लॉन्च की है उन्होंने, उसके तहत सोया की जो आवक है मंडियों में, यानी बिक्री जो है निर्यात के लिए वो बढ़ सकती है। अर्जेंटीना और ब्राजील में इस साल जो है फसल कमजोर है, लास्ट 3 सालों से कमजोर पड़ रही है सूखे के कारण। तो दोनों देशों में सोयाबीन की कमी के कारण सोया तेल और सोया मिल की कमी आ सकती है, और जिससे आगामी दिनों में 1-2 महीने बाद जो है वहाँ किल्लत होगी सोया तेल की, सोया मिल की, और उससे कीमतों को सपोर्ट जरूर मिलेगा इंडिया में। सर पाम तेल की बात कर लेते हैं। पाम तेल में आज काफी गिरावट दिख रही थी। मलेशियाई पाम तेल में करीब करीब 3.5-4% के आसपास की गिरावट दिख रही थी। 4100 रिंगिट के नीचे चला गया भाव। लेकिन जो खबर जिस तरह से आ रही है कि वहां पर बाढ़ से फसलों को नुकसान हो सकता है और उत्पादन भी 5 से 8% तक घटने की संभावना है। क्या लग रहा है पाम तेल को लेकर, क्या आउटलुक है, क्या होगा आगे, किस तरह का सिनेरियो बन रहा है पाम तेल पर? राहुल जी। हाँ, पाम तेल में सर क्या था कि जो अभी इंडोनेशिया ने जो बैन लगाया था उसकी वजह से देश में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पाम तेल की सप्लाई शॉर्टेज बन गई थी। उसके बाद में जो जिस तरीके से उन्होंने एक्सपोर्ट लेवी हटाई और टैक्सेस में बदलाव किए, उसकी वजह से पिछले 2-3 महीनों में इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में पाम तेल का इम्पोर्ट हुआ। और सर्दियों में आमतौर पर पाम तेल की खपत इंडिया में कम रहती है, तो स्टॉक जो था आयातकों के पास और जो मंडियों जो कारोबारियों के पास स्टॉक बहुत था। ओके, शायद इनके लाइन में कुछ दिक्कत हो रही बार बार और वीडियो इनका फ्रीज हो रहा है। सर अब एक सवाल मैं मस्टर्ड पे आपसे राहुल जी लेना चाह रहा था। मस्टर्ड के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। सोइंग के जो नंबर आ रहे हैं वो काफ़ी बेहतर है पिछले साल के मुकाबले। तो
आप उनके वीडियो में कुछ दिक्कत हो रही है राहुल जी के। बीरेंद्र सर, आपसे मेरा सवाल होगा, मस्टर्ड को लेकर आपको क्या लग रहा है, क्या इस बार बम्पर रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद रखें क्या? मस्टर्ड के लिए जनवरी का वेदर काफी इम्पोर्टेंट है। अभी तो वेदर थोड़ा सपोर्टिव है, बट अगर टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा ड्रॉप हुआ फायदा नहीं था। बट अगर अर्ली गर्मी आती है तो यील्ड पे, स्पेशली ऑयल कंटेंट पे काफी रिस्क होता है। लास्ट ईयर हमने ये देखा था कि अचानक गर्मी हुई तो वीट, चना और सरसों तीनों में आउटपुट में, यील्ड में काफी कमी आई थी। अभी फिलहाल फसल की स्थिति बीरेंद्र सर, आपके एक फॉलोअर हैं, वो अभी पूछ रहे हैं, शिवशंकर बंसल नाम है इनका, दिल्ली से। ये कह रहे हैं कि आपने बताया कि चांदी 62,000 की लेवल तक आए तब खरीदे, तो कब तक आएगा ये पूछ रहे हैं। जब आए तब खरीदना चाहिए। ये भाव से कमाई 4 रुपये की, खोने का 6 रुपया, तो हिसाब बराबर नहीं बैठता रिस्क रिवॉर्ड का। इसलिए मैं अपने लेवल पर करना प्रेफर करता हूँ। ओके, चलिए अगले दर्शक है अनुज गुप्ता हैं झांसी से। गोल्ड में इंट्राडे के लिए आपसे राय जानना चाह रहे हैं बीरेंद्र सर। गोल्ड में इंट्राडे थोड़ा रिस्की ट्रेड है, बट मैं तो शॉर्ट प्रेफर करूंगा 53,400 के आसपास, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। 53,480 का टारगेट रख सकते हैं। टारगेट भी छोटा है रिलेटिवली, 53,200 के आसपास। 53,200 का टारगेट है छोटा, लेकिन स्टॉप लॉस जो बताया वो ध्यान रखिएगा। पवन है कानपुर से, ये भी बीरेंद्र सर आपके ही फॉलोअर है, पूछ रहे हैं कि बीरेंद्र जी से सवाल पूछ लीजिए कि जिंक में क्या करें। ये बार बार डीप देता है, बट मैं इसमें शॉर्ट नहीं जाता हूँ। इसमें मैं बाई ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यूरोप में काफी सीरियस शॉर्टेज है और यूरोप में जिंक काफी प्रीमियम में बिक रहा है। तो यहाँ जो बाइंग जोन है वो 262 262 के आसपास का बाइंग जोन है। 2567 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और जो सेल जोन है वो 278282 का है। बट इसमें बाय फर्स्ट सेल लेटर वाली बात है, मीन शॉर्ट साइड में अवॉइड करता हूँ। सर, सोयाबीन 7,000 तक जाने की उम्मीद है क्या? एक फार्मर पूछ रहे हैं कि बीरेंद्र सर से पूछिए। अभी तो चांसेस ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर कल जाके मॉनसून में कमी रहे या वेदर का कोई सीरियस कंसर्न हो तो बात अलग है। चलिए कोई नहीं। अगले जो दर्शक है विजय सोनी है एमपी से, ये पल्सेस का आउटलुक जानना चाह रहे हैं, खास करके उड़द को लेकर, मूंग को लेकर। राहुल जी आप हमारे साथ जुड़ गए हैं वापस से। राहुल जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा कि पल्सेस को लेकर क्या आउटलुक है, और खास करके उड़द और मूंग को लेकर क्या स्थिति है, क्या खबर आ रही है? सर, उड़द में देखिए, उड़द में पिछले 3 सालों से जो खासकर खरीफ फसलों में जो बारिश हुई से काफी नुकसान हुआ है, और देश में जो अभी उड़द का जो स्टॉक है पर्याप्त नहीं है, और हम लास्ट 3 सालों की तरह इस बार भी विदेशी बाजारों पर हमें आश्रित रहना पड़ेगा। और म्यांमार में भी नई क्रॉप आने वाली है। उससे पहले म्यांमार के जो निर्यातक हैं, किसान हैं, वो अधिक से अधिक मात्रा में इंडिया में घटे भाव पर माल निकाल रहे हैं। तो पूरा बाजार जो है पूरी तरह विदेशी बाजारों पर आश्रित रहेगा। परंतु भविष्य में जो है मुझे उड़द बाजारों में अच्छी तेजी की उम्मीद है, क्योंकि जब तक घरेलू उत्पादन नहीं आता तब तक सब तो पूरा करना जो है इंडिया की, वो काफी मुश्किल है। तो को लेकर भी एक सवाल पूछिए। सर, एक सवाल चने को लेकर आ रहा है। चने को लेकर क्या स्थिति है, सोइंग के किस तरह के नंबर है, और दाम जिस तरह से लगातार एमएसपी के नीचे है, क्या नीचे ही बना रहेगा या तेजी की उम्मीद है चने में आगे? अभी सर जो आरंभिक जो उत्पादन आंकड़े आए हैं वो लास्ट ईयर से थोड़े ज्यादा हैं, परंतु वो उसका एक रीजन है कि जो राजस्थान में जो अच्छी बारिश हुई है, और मध्य प्रदेश में जो बारिश हुई थी खरीफ सीजन में कटाई के दौरान, उससे जमीन में नमी की मात्रा काफी अच्छी है। तो इसलिए बिजाई आंकड़े जो हैं लास्ट ईयर से थोड़े ज्यादा आए हैं। परंतु मेरा मानना है कि आगे चल के चना की जो एरिया है वो घट सकता है, क्योंकि चना की जगह जो बाकी जो रबी फसल है जैसे कि गेहूं है, सरसों है, उसकी कीमतें एमएसपी से काफी ऊंची हैं इस टाइम भी। तो किसानों का इन दोनों फसलों की ओर ज्यादा रुझान रह सकता है। तो एरिया ओवरऑल आगे चल के घट सकता है, और चने में मुझे उम्मीद है कि आगे चल के जो है काफी तो नहीं, अच्छी तेजी की उम्मीद रहेगी। और पिछले 2 वर्षों से जो चना की कीमतें काफी टूटी हैं, तो किसानों का जो दिलचस्पी है वो भी घट सकती है। ओके, तो आगे चल के मुझे चने में तेजी दिखाई देगी। ओके,
चलिए अब आखिरी सवाल होगा बीरेंद्र सर आपसे। प्रशांत है आसनसोल से, वापस से पूछ रहे हैं कि आपके तरफ से कोई बेस्ट बेट कमोडिटी में अगर किसी को ट्रेड करना है तो कोई एक ट्रेड बता दीजिए। मैं कॉपर में पेरिनियल शॉर्ट आप मुझे बोल सकते हो। मैं ज्यादातर इसमें शॉर्ट साइड में रहता हूं क्योंकि इसमें हर महीने 4-5 रुपये का ब्याज मिल जाता है। एक करंट लेवल पे शॉर्ट करके जाएं वो प्रशांत जी? थोड़ा स्टैगर्ड पैटर्न में जरूर करना चाहिए। 2 स्टेप में मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ 2-3 स्टेप में काम किया जाए। मैं 690 पे करो, फिर 695 में करो, और वॉल्यूम थोड़ा कंट्रोल में होना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड होना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम 670 में सेल किया था, फिर 705 में भी किया था, और वापस में 665 में निकला। तो मैं वॉल्यूम लो और स्टॉप लॉस वाइड वो फॉर्मूला से चलता हूँ। शुक्रिया बीरेंद्र सर आपका, रवि जी आपका।